दरिया दरिया घूमे माझी पेट की आग बुझाने, पेट की आग में जलने वाला किस किस को पहचाने। इस देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, हर आदमी को 2 वक्त की रोटी जरूर मैसर हो सके। इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की है और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कोई भी व्यक्ति अपने राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं भी जन वितरण प्रणाली के तहत राशन पा सकता है सस्ती दर पर। और अब तक 20 राज्यों में ये योजना लागू हो गई है। क्या है इस योजना के डिटेल्स, कितना फर्क पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अनिल थॉमस। Well, there's a saying, if you can conquer space, we can conquer hunger. This is what Buzz Aldrin had said, and it's a famous quote for him. The seamless delivery of things, the way things stand, the seamless delivery of subsidized food grains has helped immensely, you know, every person who's been affected there on the street. And the One Nation One Rations Card scheme is now enabled in 20 states and union territories. So it's a big push. The targeting for making it into a national success is, the deadline set is March 2021. So the timely implementation is a good idea. What are the challenges that are faced for the implementation of the scheme? We'll try and find answers to the question. The challenges faced, the opportunities that it offers to the migrant labor, to everyone who needs 2 square meals a day on his table. What could be the challenges? Could be something that we ponder over the next 60 minutes with our experts there joining us online. बिल्कुल, और इस दौरान सबसे पहले हमारे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करा देते हैं अपने दर्शकों से। हमारे साथ में सुधांशु पांडे, सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो हमारे साथ में सार्वजनिक वितरण विभाग, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अगले 1 घंटे तक हम उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दीपशिखा सिकरवार, जो कि सीनियर एडिटर है इकोनॉमिक टाइम्स की, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके एक पहलू पर हम लोग बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सुधांशु पांडे जी से। सुधांशु पांडे जी, स्वागत है आपका। आपसे समझने की कोशिश करेंगे इस योजना के बारे में। वन नेशन वन राशन कार्ड, जैसा कि नाम से ही बहुत सारी चीजें इस पे जाहिर होती हैं, कैसे कर पाएंगे? और 20 राज्यों में ये लागू है, क्या कुछ सिस्टम है, क्या कुछ बाधाएं हैं, क्या कुछ किस तरह से ये लागू होगा और कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इस देश में भूखा ना सोए? लगता है आवाज़ हमारी अभी सुधांशु पांडे जी से नहीं आ रही है, लेकिन ये योजना बेहद दरअसल बहुत महत्वाकांक्षी है। और जब बात ये करते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ इंक्लूड होती हैं। जब हम बात रोजगार देने की करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अंत में आते हैं उसी पेट की आग पर, जिसकी बात मैंने शुरू में कही थी। और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। और ख़ासतौर पर अनिल, ये जो कोरोना का संकट का काल है इस दौर में, यानी कि हमेशा ये रहता है, लेकिन कोरोना का जो संकट का काल है, उस वक्त ये ज्यादा जरूरी है कि आप सुनिश्चित करें कि कोई भी नागरिक जो है आपका, उसको जरूर राशन। Well, steps being taken in the right directions. You know, we've got extension now till November, where people, you know, especially the migrant labor, are going to get benefit of this particular scheme that's been extended there. Also, 4 more states which are being experimented there, 20 states and union territories where this particular project is a success. What it means is that a person who's now got a ration card in one state can use it in another state and he can reap the benefits of getting the things there on the table. अच्छा, इसके बड़ी एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो है भ्रष्टाचार पर अंकुश। यानी कि जब इसको आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति, एक तो ये है कि इसको आपको अपना राशन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं। कोई भी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का, बिहार का, कहीं का रहने वाला है, वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जाकर के भी राशन कार्ड से राशन ले सकता है। पहली बात, उसको अपना प्रत्यक्ष रूप से राशन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि वो आधार से लिंक्ड है और वहां से वो राशन ले सकता है। Well, it stems out corruption on a very large scale, you know, but it also leaves the people who are handling these at the final end, you know, the people who are delivering it to the people who come to take this at the fair price shops. You know, you need to be a bit more cautious that, you know, that things are very much in control and the distribution system is very much in place, so that the person who's coming there to take the
the food grains is not affected at the end of the day. हमारे साथ में हमारे जो सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग जिनसे हम अपना सवाल पूछ रहे थे, सुधांशु पांडे जी, वो तैयार हैं। सुधांशु पांडे जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे दरअसल हम इस योजना के बारे में समझना चाह रहे थे कि किस तरह से ये योजना, किस तरह से इसका विस्तार, और नाम से ही जाहिर है वन नेशन वन राशन कार्ड, इसकी जो बारीकियां हैं वो तो आप हमको बताएं ही, साथ ही साथ बताएं कि किस तरह से सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी व्यक्ति इस देश में भूखा न सोए। जैसे आपने तमाम मुद्दों को सवाल में ही उठाया है जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन जो है किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचा सकता है और ये सुनिश्चित कर सकता है कि जो राशन का हकदार है उस तक ये राशन पहुंचे। तो वन नेशन वन कार्ड जो है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन है जो इकोनॉमिक माइग्रेशन कंट्री में होता है, जो बहुत बड़ा तादाद है लोगों का, उसमें उनको चाहे वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर रोजगार के सिलसिले में जा रहे हैं या एक जिले से दूसरे जिले में लेकिन राज्य के अंदर जा रहे हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार के सिलसिले में वो जा रहे हैं, तीनों ही स्थितियों में वो इंसान जो अपने रोजगार की तलाश में अपनी जगह को, अपने घर को चेंज कर रहा है, उसका फूड का एंटाइटलमेंट जो है वो उसके साथ साथ ट्रेवल करेगा, मतलब पोर्टेबल होगा। वो उसको कहीं पर भी अवेल कर सकता है और उसकी चॉइस जो भी नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप होगी वो खुद सेलेक्ट कर सकता है। उसके ऊपर निर्भर है कि उसको क्या सुविधाजनक लगता है, वहां से वो अपना राशन ड्रॉ कर सकता है। इसके लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। एक तो उसका आधार नंबर उसको पता होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए, और अगर आधार नहीं है तो उसके पास अपना राशन कार्ड नंबर होना चाहिए। राशन कार्ड होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर उसके पास उसका नंबर भी होगा तो उस नंबर से जो है हमारी सेंट्रल रिपोजिटरी में पूरे देश के जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं जी, उनमें से करीब 74% डाटा जो है वो हमारा लिंक हो चुका है 20 राज्यों में जी, और उसके नंबर से उसकी आइडेंटिटी ट्रेस हो जाएगी। उसके घर का राशन और उसके राशन में अलग अलग उनको किया जा सकता है। घर वालों को उसके अपनी घर पे मिलता रहेगा जहां से वो ओरिजिनली आता है, और खुद उसको जिस जगह पर वो गया है उसको वहां पर राशन मिल जाएगा। You know, Mr. Sudhanshu ji, how do you look at this particular issue? You know, interstate portably, are there any issues when it comes to, you know, logistics and entitlements? Let's suppose, you know, a Tamil Nadu ration card holder, will he get dal and oil as, you know, some migrant laborer who's there in some other part of India? You know, when he moves from one state, he goes to another state. The things that he enjoys in Tamil Nadu will not be the things that he might get in Rajasthan. So how does one overcome that particular issue? देखिए, यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि वन नेशन वन राशन कार्ड ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, बिल्कुल उसके अंतर्गत एक योजना है। तो जो भी सामान नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर भारत सरकार देती है, जैसे इस समय वो एक तो जो राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना है उसके तहत राशन दिया जा रहा है, जिसमें 3 रुपए में चावल, 2 रुपए में गेहूं और 1 रुपए में मोटा अनाज, मक्का, ज्वार, रागी, ये सब दिया जाता है। 5 किलो पर पर्सन पर मंथ। और जो अंत्योदय अन्न योजना है उसके लाभार्थी जो हैं उनको पर फैमिली ये 35 किलो दिया जाता है। तो अगर उनके घर में 4 लोग या 5 लोग हैं, अगर उनका एंटाइटलमेंट 20 या 25 किलो बनता था, लेकिन उनको 35 किलो इस योजना के तहत दिया जाता है। दूसरा, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण अन्न योजना है, उस योजना के तहत 5 किलो पर पर्सन राशन जो है वो मुफ्त दिया जा रहा है, और उसके साथ ही पर फैमिली 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जा रहा है। और तीसरा जो इस समय और इसका एक पहलू है वो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जो है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको बिना राशन कार्ड के बारे में उनसे पूछे या उनका वेदर स्टेट कार्ड उनके पास है कि नेशनल कार्ड है, नंबर है कि नहीं है, इन सब के बगैर
उनको जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है राशन फ्री दिया जा रहा है 5 किलो प्रति पर्सन के हिसाब से, और वो अगस्त तक योजना बढ़ा दी गई है। मई और जून में ये योजना आई थी जब माइग्रेंट क्राइसिस उभर करके सामने आई थी, और उसके बाद 2 महीने के लिए और इसको जुलाई और अगस्त में बढ़ा दिया गया है। इसके तहत अभी तक 4 करोड़ 83 लाख जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन तक ये सहायता पहुंचाई जा चुकी है, और हमें उम्मीद है ये नंबर बढ़ करके अगले 2 महीने में डबल तक पहुंचेगा। जी सुधांशु जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि एक तो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि तकनीक के जरिए किस तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश पाया जा सकेगा, और तकनीक के जरिए कैसे पूरे राष्ट्र को एक ताने बाने से कैसे जोड़ा जाएगा, एक तो पूरे सिस्टम से कैसे जोड़ा जाएगा। दूसरी चीज़ ये समझना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी राशन कार्ड अपने राशन कार्ड के साथ किसी एक दुकान पर पहुंचता है किसी दूसरे स्टेट में जहां का वो वासी नहीं है और जहां से वो रेगुलर राशन नहीं लेता है, कैसे उस पीडीएस सिस्टम पे उस जगह पर इतना राशन मौजूद होगा? क्या अगर कोई वहां पर ज़्यादा लोग पहुंच जाते हैं तो कैसे वो इस चीज़ को मेंटेन कर सकेंगे कि वहां पर इतना राशन मौजूद हो कि कोई भी व्यक्ति पहुंचे तो उसको समुचित मात्रा में राशन दिया जा सके? दोनों आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो पहले प्रश्न के उत्तर में मैं बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी की वजह से, आधार नंबर की वजह से आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने में इतनी मदद मिली है कि 2013-14 से लेकर और 2018 के बीच में करीब 15 करोड़ जो बोगस राशन कार्ड होल्डर्स थे जी, उनको हटाया गया। करीब 3 करोड़ राशन कार्ड जो है पूरे देश में वो डिलीट किए गए। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उसकी जगह पर जो सही लाभार्थी थे उनको ज्वाइन करने का मौका मिला। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है उसको उन्होंने ज्वाइन किया। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप देखें तो इस नंबर को निकालना सिस्टम से बाहर और नए लोगों को, जो सही लोग थे, उनको लाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है। मतलब हर राज्य में एक अभियान हम लोग चलाते हैं जिसमें हम डीडुप्लीकेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का प्रोग्राम के जरिए हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे किसी की अगर डेथ हो गई है तो उसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए, नया आदमी आना चाहिए उसकी जगह पर। तो ये टेक्नोलॉजी से संभव हो पाया है। दूसरा जो आपने सवाल पूछना चाहा लॉजिस्टिक्स के लिए, कि अगर किसी फेयर प्राइस शॉप के पास वो जाते हैं तो क्या वहां पर उसके पास इतनी सुविधा होगी। हम लोगों ने 2 चीजें की हैं। एक तो हम लोगों ने इस स्कीम के साथ साथ 3 महीने का एडवांस राशन उठाने की हमने व्यवस्था की है जी। या हम वो एडवांस में स्टेट्स को दे देते हैं और स्टेट्स उसको आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट जो है वो फेयर प्राइस शॉप को कर देती है, जिससे कि उसके पास स्टॉक्स की कभी कमी नहीं होगी जी। स्टॉक्स उसके पास सफिशिएंट होगा। और दूसरा हमने एक जो इम्पोर्टेंट काम किया है वो नेशनल सतह पर जो है 14445, ये हमने एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड के लिए डेडिकेट किया गया है। ये अभी 2 राज्यों में टेस्टिंग इसकी चल रही है। इस महीने के अंत तक हमें उम्मीद है कि ये बाकी राज्यों में भी जो है शुरू हो जाएगा, जिन 20 राज्यों की हमने बात की है। और इन सब राज्यों में अगर कोई आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, उड़ीसा से या बिहार से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, वो बॉम्बे, कर्नाटक, तमिलनाडु की तरफ जाता है, तो घर पे चलने से पहले ही इस नंबर को, वो टोल फ्री नंबर है, इस पे कॉल करके खुद को रजिस्टर कर सकता है कि मैं इस राज्य में इस जिले में जा रहा हूँ जी। तो उससे वहां का जो पीडीएस सिस्टम में लोग हैं वो अलर्ट हो जाएंगे, उसको रजिस्टर करेंगे और उसके राशन को वो वहां पर फैक्टर इन कर देंगे। तो इसी तरीके से अगर वो वहां से किसी दूसरी जगह मूव करता है तो दोबारा वो इस टेलीफोन नंबर पे, और हमें इसके लिए एक बहुत जल्दी एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं जिसमें 2 सुविधाएं होंगी। एक तो उस ऐप पर भी वो अपने आप को रजिस्टर कर पाएगा और दूसरा उस ऐप के जरिए वो अपने आसपास की नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप कौन सी है जो उसके लिए सुविधाजनक है वो लोकेट कर पाएगा। Okay. तो
वो गूगल से वर्कआउट हम लोग कर रहे हैं और वो लोकेशन खुद ब खुद आ जाएगी उस आदमी की कि मेरे नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप कौन कौन सी हैं और कहाँ उसको सुविधाजनक होगा, टाइम के हिसाब से, दिन के हिसाब से। एक और हम लोग पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। उसमें हम कुछ फेयर प्राइस शॉप्स को ले रहे हैं शुरू में कुछ मेट्रो सिटीज में, जहां पर अन्न पूर्ति एटीएम की तरह मशीन की व्यवस्था होगी। क्योंकि कभी कभी माइग्रेंट वर्कर्स के साथ समय की जो है लिमिटेशन एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन होती है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक काम करते हैं और सुबह से शाम तक काम करने की वजह से उनको समय निकाल पाना अपने लिए मुश्किल होता है कि किस समय जाऊं, उस समय दुकान बंद होती है। तो ये जो अन्न पूर्ति इसका नाम है मशीन, वो एटीएम की तरह डिस्पेंसर होगा, जिसमें वो अपने आधार या अपने राशन कार्ड नंबर को फीड करके ऑटोमेटिक वहां से राशन ले सकता है। तो ये हम अगले 3 महीने में जो है ये 5 सिटीज में ट्रायल इसका करने वाले हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। और अगर ये सक्सेसफुल होगा तो इसको स्केल अप करने में और जो बड़े बड़े सिटीज हैं वो भी ऑल्टरनेट एक व्यवस्था जो है वहां पर क्रिएट की जाएगी। Okay. Sudhanshu ji, looking at this one nation, one ration card system, how has been the experience, till date when it comes to the, the ration card portability, from the time it's opened, how has been the response to it? And secondly, is there an increase in the number of intra-state transactions when it comes to ration card portability that's gone up? Intra-state portability and its use is actually going up quite significantly. Okay. It's already hitting 1 crore mark. But interstate usage is still low. The reason is largely because of lack of awareness. Okay. So the moment people get to know that in these 20 states, now technologically it is 100% possible that a person just going to the next state, ask for his ration there and he will get it. Okay. And we will be holding another meeting with the fair price shop owners so that they are also mentally and technologically prepared to handle this arrangement effectively. We have already interacted with the state government and the state officials. Now we are also interacting with the fair price shop. They are a very important stakeholder. We have about 5.4 lakh fair price shops across country which are connected to this network. जी बिल्कुल। तो ये तकनीक का एक जिसको कहते हैं कि शानदार मुजाहिरा है कि किस तरह से अनिल कि अब जैसा कि बताया अभी सुधांशु जी ने कि अन्नपूर्ति मशीन के जरिए जैसे एटीएम मशीन से पैसा डिस्पेंस होता है, उस तरह से आने वाले कुछ समय में आप राशन डिस्पेंस कर सकेंगे। आपको याद होगा कि जब राशन की दुकानों पर लंबी लाइनें लगती थी और बहुत बहुत भीड़ हुआ करती थी और बहुत कालाबाजारी, बहुत घटतौली, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में जुड़ती थी, तब से लेकर के अब तक बहुत आगे हम आए हैं और हमें उम्मीद है कि अभी निश्चित तौर पर स्थितियां सुधरी, लेकिन आगे अभी बहुत जाना है। Well, exactly. The journey ahead is long, but then every small step taken is to completing the journey and the journey in the right direction here. Also, the introduction of the helpline number that's now on an experimental basis in just 2 places, but then very soon it will be rolled out. 14445. That's going to be a game changer at least for people. And the ATM machine that you spoke about, where you get grains. Somebody who's working there in urban cities, working from morning till evening, it could be a great window of opportunity there. और हमारे साथ में एक और मेहमान हमारी जुड़ गई हैं, दीपशिखा सिकरवार जी, सीनियर एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स की। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल आपसे भी समझना चाहेंगे। आपको लगता है कि कितना बड़ा, आप इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा चेंज आपको लग रहा है आज से 10 साल पहले ये जो जन वितरण प्रणाली और जो फेयर प्राइस शॉप्स थी, इसका नज़ारा और आज का, दोनों में अंतर आपको कुछ दिखता है? देखिए, इसका टेक्नोलॉजी के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज होगा, इसे टू रीचिंग टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें जिस तरह का ये पैंडेमिक सिचुएशन था, जहाँ जो प्रॉब्लम्स फेस हुई, सरकार में उसने भी जरूर कुछ नोटिंग्स की है और उस नोटिंग्स का फायदा हमें साफ दिखता है। जिस तरह से जो गवर्नमेंट ने अब जो स्कीम्स लाई है,
दो चीजें जो सेक्रेटरी ने क्लियरली बताई, वन इज थ्रू द ऐप कनेक्टिंग द पीपल, इट बिकम्स वेरी इजी। इंटर स्टेट आपका उस तरह का पोर्टेबिलिटी नहीं देखने, लेकिन इंट्रा स्टेट आपका मूवमेंट ज्यादा है और उसमें भारी मात्रा में लोग उस पर्टिकुलर पोर्टेबिलिटी का फायदा उठा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। पीपल विल नॉट बी रिलक्टेंट इफ दे हैव टू कम बैक। अभी सब गांव वापस गांव की ओर बढ़ गए, लेकिन जब वापस शहर की ओर आएंगे, मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है उनके लिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इस पर्टिकुलर अपने अनाज के लिए 2 स्क्वायर मील्स के लिए उन्हें मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपने सही बात की। और हम बात कर रहे थे कि दीपशिखा सिकरवार जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपशिखा सिकरवार जी सीनियर एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स की। दीपशिखा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपके जरिए समझना चाहेंगे कितना बड़ा, जैसे कि अभी अनिल ने कहा कि बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है और कम से कम कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, 2 स्क्वायर मील्स उसके लिए ज़रूर मुहैया हो सकेंगी। कितना बड़ा गेम चेंजर आप समझते हैं, कितना परिवर्तन लेकर आएगा और आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो हम बात कर रहे हैं, कितना बड़ा एक स्टेप साबित होगा ये वन नेशन वन राशन कार्ड? ये देखिए, एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है एक तरह का। जैसा कि जीएसटी के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि आजादी के बाद ये एक सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है जो किया जा रहा है, लेकिन ये जो रिफॉर्म है ये उससे भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ये हर आम आदमी जिसको जरूरत है उसको छू रहा है। तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इसके बारे में सोचा नहीं गया और हुआ नहीं, लेकिन अंततः खैर हो रहा है। तो इसके लिए जिसके पास एक राशन कार्ड है वो देश के किसी भी कोने में जाए और उसे सरकार के द्वारा जो ये राशन मुहैया कराया जाता है उसको उस कार्ड के द्वारा वो राशन प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी राशन की दुकान है उसे वो राशन उससे मिलेगा। इससे और आपको याद होगा कि बरसों से हम सुनते आ रहे हैं राशन की दुकानों पे इतनी कालाबाजारी होती है, जो असली बेनिफिशियरी हैं उनको अन्न नहीं दिया जाता है जो उनका राशन होता है कोटा का। और ये सारी चीजें जो है, जो मिडलमैन वाला हिसाब किताब था, ये कार्ड जो है आधार इसमें सीड किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के जरिए। और जो राशन की दुकान है उस पे वो पीओएस मशीन रहेगा जिसपे बायोमेट्रिक के द्वारा भी आप अपना वो आपको रजिस्टर कर लेंगे, आपका उनको आधार कार्ड दिख जाएगा। तो ये सब जो बदमाशी होती थी निचले स्तर पर कि जिसका राशन है उसको नहीं दिया जा रहा है, एक तो वो समस्या खत्म हो जाएगी इससे। दूसरा चीज है कि और इस समय हमने कोविड के समय में हमने देखा कि जब हमारे जो मजदूर थे वो शहरों से गांव की तरफ वापस जा रहे थे, अब बहुत सारी स्थितियों में ऐसा होता है कि उनका राशन कार्ड जो है उस राज्य का बन गया जब वो अपने राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए गए। तो अब वही स्थिति उनके सामने आई कि उनको राशन कैसे मिलेगा, क्योंकि वो कार्ड तो उनका दूसरे राज्य का है। तो ये सारी जो समस्याएं थी ये सब जो है अब हट जाएंगी। तो जो बेनिफिशियरी हैं जिनको जरूरत है उनको वो देश में कहीं भी जाएं उनको अन्न जो है मुहैया कराया जाएगा और उस कार्ड के जरिए हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो कि डिलीवरी जो है, लास्ट माइलस्टोन ऑफ द डिलीवरी जो है उसको इंश्योर कर रहा है लास्ट स्टेप तक। जी बिल्कुल। Okay, we've also got Sudhanshu ji. Sudhanshu ji, looking at this facility now available, one nation, one ration card available across 20 states. What's been the experience so far when you look at it purely in terms of so many states integrating, and what are the challenges that you have faced? Actually, it has been a very smooth integration. Okay. The most difficult part was number one, digitization of ration cards, which was the first step. So now 100% ration cards across the country, they have been digitized, and all new that are being added are also digitized. So that was the first challenge. The second challenge came that each beneficiary's name, which is existing on the ration card, he has to be Aadhaar seeded. Okay. So getting his Aadhaar number, relating it to the concerned ration card was the next challenge. So we have achieved so far 91% of the linkage of Aadhaar seeding with the ration card. Only now 9% more needs to be done. Accordingly, third most important, Deepshika just mentioned, when you go to the fair price shop, then your authentication is required there with the electronic point of sale machine. So
90% our EPOS are now existing in these fair price shops. So another 9 to 10% is to be accomplished. Central repository is the game changer. Now here this entire data is with the central repository which is existing in the central government, and any change which is to be done by the state as per the norms of the entitlement has to be onboarded with the central repository. Only then the new beneficiary will get the benefits. And therefore it has brought the central and the state governments working in harmony, and the whole supply chain which starts from procurement. Some other day I will explain how now the procurement has also been digitalized, and how the after procurement farmer is getting paid online, all his payment, and then the entire logistic chain has also been integrated on e-platform. As a result of which, supply to various ration shops, what is the inventory level there, when the next supplies are due, everything is now become automatic. And a couple of states which are still lagging, we have been interacting with them on regular basis, and they have also promised, even though our outer limit is March 21, but actually we are targeting December, that we should be able to put the entire country on one platform by December. चलिए, ये आपने अच्छी खबर दी कि जिसको कहते हैं द्रुत गति से काम हो रहा है, तीव्र गति से काम हो रहा है, और उम्मीद है कि ये शायद अगले साल से पहले ही ये जो सफलता है वो हमें दिख जाए। अब दीपशिखा जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो जब राशन कार्ड पे जब पहले जो होता था उसमें तो बहुत सारी घटतौली और बहुत सारा काला बाजारी जिसका जिक्र आपने स्वयं किया और सभी लोग बहुत जानते हैं, वो जग जाहिर रहा है। अब स्थितियां चेंज हुई हैं, बावजूद इसके निगरानी की जरूरत होगी। किस तरह से निगरानी रखी जा सकेगी, किस तरह से इतना, चूंकि वृहद योजना है, बड़ी योजना है, एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य से भी राशन ले सकता है, तो इसमें किसी तरह की ढिलाई ना होने पाए, कैसे निगरानी हो सकेगी इसकी? देखिए कि जैसे कि कृषि सचिव ने भी अभी कहा कि इसकी बहुत मॉनिटरिंग हो रही है। तो जैसा कि मुझे जानकारी है, कोई डैशबोर्ड बनाया जा रहा है जिसमें आपको स्टेटस मिलता रहेगा कि किस फेयर प्राइस शॉप जो है उस पे कितना अन्न है, वो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कौन आके उस दुकान से ले रहा है राशन। ये सारा जो डेटा है ये कलेक्ट किया जा रहा है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो असली बेनिफिशियरी है उसको ही इसका फायदा मिले। जो पुराना जमाना था कि आप जो है काला बाजारी हो रही है, वो राशन की दुकान पे राशन आया, उसने उसको काला बाजार में बेच दिया, लेकिन जो है राशन कार्ड जिसके पास है उसको नहीं मिलता था जी। तो आज के दौर में चूंकि इतना गहन मॉनिटरिंग हो रहा है, और दूसरा चीज एक कॉल सेंटर, एक कॉमन नंबर पूरे देश के लिए बनाया जा रहा है। तो जो बेनिफिशियरी है, अगर उसको जो राशन की दुकान है, जो फेयर प्राइस शॉप है, अगर वो नहीं देता है उसको, तो उसके पास ये है एक मतलब एक ऑप्शन है कि वो उस कॉल सेंटर पे जाकर के कॉल करे, नेशनली कॉल करे और अपना कंप्लेन दर्ज कराए, तो इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो राज्य के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, केंद्र के स्तर पर किया जा रहा है, तो इससे जो ये कालाबाजारी, जो ये इनएफिशिएंसीज थी सारे सिस्टम की, ये जो है ये दूर हो जाएंगे। तो इससे सरकार का भी फायदा होगा, क्योंकि आपका जो ये आप एडिशनल आपको देना पड़ता था राशन या जो भी बांटना पड़ता था, इसके ऊपर जो आपका खर्चा होता था वो तो उसकी बचत होगी। उसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि जो असली बेनिफिशियरी है उस तक जो आप या कराना चाहते हैं उसको राशन उस तक पहुंच रहा। जी Sudhanshu ji, when you look at this particular issue that Deepshikha raised, when you land up at a fair price shop and you realize that what you're looking for is not there or the stock is over, these problems were a regular thing in the past. How will somebody who's visiting a fair price shop know that this particular commodity that they are looking at, rice or wheat, is available there? Is there a window through which they will come to know that this is available and they should hit the shop now so that they can get what they are and they don't make repeated visits
to a fair price shop. और इसमें शिकायत जी। करने का भी क्या कोई जरिया है कि अगर किसी को नहीं मिलता है या कोई दिक्कत आती तो बिल्कुल। शिकायत कर सकता है? जी जी, ये एक्चुअली दोनों ही पहलू जो हैं ये कानून में भी निहित हैं। और अब हम लोग ये कर रहे हैं कि जो राशन कार्ड पे बेनिफिशरीज हैं उनके मोबाइल नंबर्स को भी हम सीडिंग कर रहे हैं। तो ये भी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, क्योंकि जिन 3 राज्यों में यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड दादर नगर हवेली, जहां पर हमने इसको डीबीटी में कन्वर्ट किया है उन राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के रिक्वेस्ट के ऊपर, तो उनका अकाउंट में पैसा सीधे जाता है सब्सिडी का, और वो लोग वहां पर राशन खुद खरीदते हैं। तो अब हम मोबाइल नंबर को यहाँ पर ला करके और अन्न वितरण जो हमारी एक पोर्टल है, वो एक प्लेटफॉर्म है। जब भी किसी फेयर प्राइस शॉप में राशन पहुंचता है तो वो ऑटोमेटिक अलर्ट के थ्रू हमारी कोशिश होगी आने वाले समय में कि जो उसके बेनिफिशरीज हैं उन तक इत्तला पहुंच जाए कि आपकी फेयर प्राइस शॉप पे राशन पहुंच गया है और आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये जो बार बार रिपीटेडली चक्कर लगाना पड़ता था वो दूर होगा। इसमें कनेक्टिविटी की एक कुछ जगहों पर दिक्कत थी, उसके लिए टेलीकॉम मिनिस्ट्री के साथ हमारी चर्चा हुई और टेलीकॉम मिनिस्ट्री से हमने शेयर किया है ग्राम पंचायत के लेवल पे सभी जो हमारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनके डिटेल, और उनकी तरफ से भारत नेट से उनको लिंक किया जा रहा है और 1 साल तक उनको वो कनेक्शन भी फ्री होगा फेयर प्राइस शॉप्स को, जिससे कि जो है नेट की कनेक्टिविटी जो है वो बाधा ना बने बीच में इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में। जी। Deepshika, you know, this particular issue that has been brought about, lack of awareness when it comes to, you know, interstate portability, you know, the secretary just made a mention about it. Interstate portability, there is still lack of awareness, you know. How do you feel, you know, this particular issue can be overcome when it comes to intrastate? There is a positive response, but when it comes to interstate, there are still issues and challenges before the Consumer Affairs Ministry. Yeah, you know, the scheme is just sort of, it's just taking off. It's Okay. just in a very nascent stage right now. Now, you know, we felt the need of this portability immediately after the COVID-19 pandemic broke out, because when the migrants sort of went back home, it was suddenly felt that, you know, this needs to be sort of implemented in mission mode because it is a very crucial aspect now. Okay. So it is spreading slowly, but it still hasn't sort of really spread in that sense the way you know we would like it, the way the government would like it to spread. Okay. But it is being sort of, I think, when people start sort of experiencing the ease that, you know, a particular ration card or this Aadhaar seeded card now sort of brings in, word of mouth and also publicity by the government itself would sort of help ensure that, you know, information reaches people. A lot of people I've found in and around in our city also, in my locality also, workers, they are not aware. They've come from another state, another city, and they are like, my ration card is of that place, so I can't. But slowly it will start sort of sinking in that, you know, all you need is your Aadhaar seeded ration card and you can just go and take ration from wherever you want to. But here I'd like to also bring in one point, you know, we need to probably, government needs to introduce these mobile ration shops properly, which would be much more effective. Mr. Pandey mentioned these, you know, ATM, grain ATMs, you know, where people can just go and just as you withdraw money, you can sort of withdraw ration for your monthly ration, which would be a great idea, especially because a lot of these migrants, you know, they come from states and they move to different big cities, you know, where they are working. So this would sort of really help in that sense.
जी बिल्कुल। हमारे साथ में एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, अनिल, उनका स्वागत करते हैं। रोशन लाल गौड़ वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनसे दर्शकों के लिए सवाल भी पूछते हैं। रोशन लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे सबसे पहले ये जानना समझना चाहेंगे कि ये इतनी बड़ी योजना 81 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराना और ये सुनिश्चित करना कि इस देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इससे पहले भी स्थितियां थी। हम इतनी देर से वो डिस्कस कर रहे थे कि राशन की जो दुकानें थी वहाँ कितनी लंबी लंबी कतारें कोई ज़माना था लगा करती थी, काला बाजारी होती थी, घट तौली होती थी, जाने क्या क्या होता था। आप भी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। कितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है कि इन स्थितियों को बदला जाए? कितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत रही है कि पूरे देश में एक राशन कार्ड लेकर आया जाए? कितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत रही है कि इस देश में कोई भी एक व्यक्ति भूखा ना सोए? देखिए, एक पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना की बहुत लंबे समय से ज़रूरत थी। ज़रूरत कैसी थी कि जब हम लोग गाँव में थे तो लंबी-लंबी, जैसे आपने कहा कि कतारें लगा करती थी और हम लोग इंतज़ार करते थे कि कब राशन की दुकान खुले, कब उनमें राशन आए। और फिर हम जैसे इंतजार करते थे और थोड़ी देर में पता लगता था कि राशन खत्म भी हो गई है, तो काला बाजारी भी उसमें बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन अभी जो वन नेशन वन कार्ड का जो फार्मूला आया और 2019 से इन्होंने शुरू किया था। देखिए, 2019 से शुरू करके और 2020 में आज हम जुलाई में हैं और 20 राज्यों में लागू हो चुका है और 2021 तक, मार्च 2021 तक ये सब पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए थी। और जो इच्छा शक्ति मैं कहूँगा जो आधार के लिए शुरू हुई है, उसी आधार के कारण, उस आधार को जो हमने आगे बढ़ाया, आज उसके कारण ये सफल हो पाई है। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति ही है जिसके कारण आज 20 राज्यों में ये लागू हो गया है। और देखिए, इसका फायदा केवल इतना नहीं है कि इससे कालाबाजारी रुकेगी। ये कालाबाजारी रुकना एक ही पहलू है। सबसे बड़ा पहलू है कि जो लोग अपने गांवों से, अपने घरों से नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों में जाते हैं और जब उनको रोजगार मिलता है, उनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, उनकी दिहाड़ी कम होती है, तो उनको अपनी इच्छा के अनुसार वो कहीं से भी राशन ले सकते हैं। मतलब उनको सस्ते में कहीं से भी, देश के किसी भी कोने से वो राशन ले सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो अपने राशन कार्ड उनका गांव में है, फिर यहाँ चेंज कराने के लिए वो धक्के खा रहे हैं, फिर वो प्रधान से लिखा रहे हैं, अपने एसडीएम के पास जा रहे हैं। तो ये झंझट से मुक्ति मिल गई है। आपको सिंपल से एक राशन कार्ड में एक पीडीएस में जाना है, वहां अपना आधार नंबर देना है या आपका राशन कार्ड नंबर देना है और आपको जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको आपका एंटाइटलमेंट है, उसके हिसाब से आपको राशन मिल जाएगा। और आप एक शहर में देखिए, जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली में जब एक मजदूर आता है तो वो जरूरी नहीं कि एक ही जगह रहता है। जैसे जैसे उसको काम मिलता है तो वो शहर के कई कोने बदलता है, अपने घरों को बदलता रहता है, तो तब भी उसको राशन कार्ड बदलने की जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी योजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और इसमें जो 81 करोड़ लोग हैं जो मोहताज रहते हैं कि आज हमारे सुबह हमने मेहनत की, शाम को उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके लिए तो ये मैं कहूँगा कि जीवन दान है। ये बहुत बड़ी योजना है और ये उन लोगों को, उनके बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए जो मूवमेंट करते रहते हैं, जो रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी योजना है। और ये योजना मुझे लगता है कि जो हम कह सकते हैं कि आजाद हिंदुस्तान के बाद जो कुछ योजनाएं, गिनती की योजनाएं हैं जिन पे हम गिनती कर सकते हैं कि ये हमने अचीवमेंट की है, वो इस बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं इसको मानता हूँ। Okay. Sudhanshu ji, looking at purely, you've got 20 states and union territories on board. We've still got some more states and union territories to come. But what are the challenges that you faced, when you were trying to get these states on board? Every state would not be so easy to, get on board. Have you faced challenges? And how different was it when you approached, states that were from the east or states that were from the west as compared to states from the north and the south? Your question is very pertinent, and there are different kinds of challenges that we are facing, but they are all challenges which can be easily overcome. Say, for example, in some states like and union territories like Lakshadweep, Andaman, parts of J&K, Ladakh, Arunachal, we face a problem of connectivity. Which is a fundamental requirement in order to ensure that the portable card works at these places. But as I said,
that with the working very closely with the states, UTs, and the telecom ministry, we are overcoming these problems. And as a result of which, now 4 more states and UTs, Manipur, Nagaland, Uttarakhand, and Jammu and Kashmir, they would be added to already existing 20 states. And by August, which is next month, they would also come on board. So this is one kind of challenge that we face. Second was relating to ability of the states to actually procure EPOS to ensure that they get installed, the right kind of software is there. So for that, we are doing capacity building, and we are still some states are facing problems. And classic examples are some of the states in East where procurement itself has not been sorted out, and they are now addressing it with the political will being there. Now they are addressing this problem, and hopefully the point of sale machines will get installed with the right kind of software. Now we have started looking pandemic as one of the challenges that came on the way, but Uttar Pradesh was one such state which did not suspend. Many states across country, even in these 20 states, temporarily suspended use of biometric authentication because of the contact and fear of infection. Okay. But Uttar Pradesh followed SOP. They used disinfectant and social distancing norms, and they continued to, and they created a world record on one day. They, if I remember correctly, they had biometric authenticated distribution on one day, 1.23 crore beneficiaries, single day. So this was demonstrated that this pandemic has its challenges, but it can be overcome. But now technologically, we are also trying to look at contactless. So iris use or facial recognition would be the next phase in future, when we would switch over from the current stage when it gets stabilized to the next stage. Okay. So as other speakers have said, technology now makes it possible. And therefore, every challenge which will come our way, we will find a solution. Challenges will keep coming, but we will find solutions also. जी दीपशिखा जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये योजना तो पहले लागू हुई थी, बीच में ये जो कोरोना का संकट आया, ऐसे में स्थितियां भी बदली, चैलेंजेस भी नए आए, और ऐसे समय में जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं, कितना सहायक हुआ है ये योजना, और किस तरह से सारी बाधाओं को, सारे चैलेंजेस को पार करते हुए भी इस समय जो वर्तमान समय है उसमें किस तरह से आगे बढ़ेगी? आपने देखा कि जब कोविड-19 पैंडेमिक जो है, जब ये आई, तो उसमें लॉकडाउन उसके लिए किया गया कि उसका फैलाव रोका जा सके। बहुत सारे मजदूर जो थे, फैक्ट्रियां बंद होने से वो अपने घरों की तरफ वापस गए, एक राज्य से दूसरे राज्य उनका पलायन हुआ। तो जाहिर सी बात है कि उनके सामने खाने की एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मजदूरी उनकी रुक गई थी। तो सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो राशन को मिलता है महीने का, जिन परिवारों को 80 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं इस स्कीम में, तो उसके अलावा उनको दिया गया। इसके अलावा ये राज्यों को निर्देश दिया गया कि अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन अगर वो आता है तो उसे डिनाय नहीं किया जाए, उसको दिया जाए ये राशन। तो ये जो बीमारी आई, इसने बहुत सारी नई किस्म की चुनौतियां जो है ये सामने लेकर आई, और ये योजना जो है ये बहुत समय से इस पे कार्य चल रहा था, लेकिन इस बीमारी के कारण ये तय किया गया कि ये महसूस किया गया सरकार की तरफ से भी कि ये इसको मिशन मोड में लागू करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि इस समस्या ने, जब हमने देखा कि कुछ 4 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स हैं इस देश में, जो कि हमारे पास अभी आंकड़े हैं,
ये जो योजना आई है, इनफैक्ट इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये चूंकि आधार सीडेड है, इससे जो माइग्रेशन पे डेटा है, पलायन पर जो आंकड़े हैं, ये भी आपको एक अच्छा आंकड़ा इससे मिल पाएगा, जो अभी तक हमारे पास आंकड़े नहीं थे माइग्रेशन पर, माइग्रेंट वर्कर्स। तो जो मजदूर यहाँ से माइग्रेट करके अपने अपने घरों की तरफ गए, उनके पास राशन की, उनके पास खाने की सबसे बड़ी समस्या थी। तो ये स्कीम जो है इस बड़ी समस्या को ओवरकम करने में इसने बहुत मदद की। और आगे भी अगर ऐसा कुछ होता है कि मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, तो ये एक कार्ड होने से ये समस्या का निवारण हो जाएगा। बाकी जो सारी समस्याएं थी इस पूरे सिस्टम में, एक बहुत ट्रांसपेरेंसी इस पूरे सिस्टम में आ जाएगी, बहुत एफिशिएंसी इस सिस्टम में आएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से उपयोग किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है ना कि डिलीवरी में, जो कि कार्ड है उस पर डिलीवरी आप ले सकते हैं, बल्कि ये इंश्योर करने में कि सप्लाई है कि नहीं है, उसके पास राशन है पर्याप्त मात्रा में कि नहीं है, जिसे वो दे सकता है कि नहीं। इस पूरे प्लेटफॉर्म को इतना अच्छे से टेक्नोलॉजी के साथ इंटरफेस उसका बनाया जा रहा है कि दूर दराज के राज्य जैसे नॉर्थ ईस्ट में अब इस पर काम शुरू हो रहा है काफी तेजी से। तो किसी भी राज्य में कोई कहीं से आना जाना चाहे, वो जहां से राशन लेना चाहता है वहां से वो ले सकता है। और बड़े शहरों में जैसे कि मुंबई में ये पायलट की व्यवस्था की जा रही है कि अन्न के एटीएम्स जो हैं, तो ये इस तरह इस स्कीम को अगर एक्सपैंड किया जाएगा तो आप सोचिए कि ये टेक्नोलॉजी के साथ ये जो जिन लोगों को वाकई इसकी जरूरत होती है, उनके लिए उनकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, क्योंकि उनकी एक सबसे बड़ी जरूरत जो है अन्न की, राशन की, वो बहुत ही सहूलियत के साथ पूरी की जा रही है। Roshan Lalji, when you look at the logistical challenges and the storage challenges that were before the government, how has it changed? Now that we've got one nation, one ration card that is in place, how has that changed? The dynamics of that changed? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें एक जो चुनौती आएगी कि अभी राज्यों का अपना कोटा होता था, बिल्कुल, कि किस राज्य में कितने राशन कार्ड हैं और उन राशन कार्ड के हिसाब से राज्यों को कोटा मिलता है, और उन्होंने उस हिसाब से अपने स्टोरेज के बंदोबस्त किए हुए। लेकिन जो भी इसमें चुनौती आने वाली है, चुनौती ये आएगी कि सपोज कि उत्तर प्रदेश से 1 करोड़ माइग्रेंट वर्कर राजस्थान चले गए, तो वो उत्तर प्रदेश की जगह राजस्थान से अपना राशन उठाएगा, तो राजस्थान के सामने चुनौती आएगी कि वो 1 करोड़ लोगों के लिए अतिरिक्त डिमांड करेगा, तो उसको 1 करोड़ लोगों के लिए अतिरिक्त डिमांड की स्टोरेज की व्यवस्था करनी होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक चुनौती जरूर होगी, लेकिन ये आने वाले समय में 2-4 महीने में, 10 महीने में इसका भी समाधान निकल जाएगा, क्योंकि जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया हुआ है कि आपको हर महीने अपनी रिपोर्ट देनी होती है कि हमारे यहाँ से कितना राशन उठा, कितने लोग आए, और अगर उसकी डिमांड बढ़ गई है तो वो फिर यहाँ सेंटर को अपनी रिपोर्ट देगा और उस हिसाब से उसका राशन बढ़ जाएगा। लेकिन ये चुनौती जरूर रहेगी कि क्योंकि वो माइग्रेंट वर्कर है, वो कभी भी कहीं भी उसकी मूवमेंट हो सकती है, तो वो मूवमेंट कहां से राशन लेगा और वो स्टेट उसकी व्यवस्था कैसे करेगा, वो स्टेट उसका भंडारण कैसे करेगा, ये एक चुनौती रहेगी। और मुझे लगता है 5-6-10 महीने में इसका भी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि अभी ये शुरुआत है, और ये शुरुआत जैसे ही आगे बढ़ेगी तो जो इसकी कमियां होंगी, इसकी खामियां होंगी, वो भी साथ साथ में पूरी हो जाएगी। जी, सुधांशु जी, अभी रोशन लाल जी ने जिस तरह से बताया कि अगर जो चैलेंजेस हैं सामने, उसको कैसे फेस किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर 1 करोड़ एक संख्या दी उन्होंने, आपने सुना कि अगर 1 करोड़ प्रवासी उत्तर प्रदेश से मूव करते हैं और दूसरे राज्य में जाते हैं, एक बड़ा चैलेंज होगा, कैसे निपटेंगे इससे? उन्होंने, रोशन जी ने इसका जवाब भी खुद ही दिया, और इसलिए ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि जो हमारा अन्न वितरण पोर्टल है उसकी वजह से हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंप्रूव हो गया है। तो स्पेस मैनेजमेंट फिर ऑटोमेटिकली जो है पहले उतना अच्छा नहीं होता था, कितना राशन आपको रखने की जरूरत है, कितने लोग आएंगे, आज आपके पास ये डाटा सब अवेलेबल है, as a result of which you exactly know that in which month how many people
are going to lift ration from you. And since we have allowed advance lifting from various FCI depots, therefore already we have total FCI and other states storage capacity of about 750 lakh metric ton of food grains. Okay. And in addition to this, we have then further distributional network where additional capacity exists. So our sense is that this is not going to be a problem, major problem. With the efficient inventory management, we would be in a position to actually supply and distribute efficiently, as a result of which storage would not be a constraint. Okay. Deepshika ji, when you look at this particular, since the secretary mentioned about overhead costs that come down and also holding on to inventory not being a problem. Having said that, monsoon season every year, you see these visuals coming out of food grains getting wet there. Does this particular move of a one nation one ration card help that resultant loss of food and the enormous overheads that were added to saving this by the Food Corporation of India come down? Look, storage is another aspect of this whole scheme which is there. Agreed. Now, whether FCI can bring in more efficiency in the way it stores ration is a different aspect altogether. Okay. But what this scheme entails is very efficient management of the distribution. Now, if the scheme can actually bring in this, efficiency in distribution, it will soon translate to storage and management of food grain at FCI level also. Now, what this scheme is actually doing is it's bringing transparency and efficiency, ensuring delivery to the recipient of the scheme. The scheme is being implemented with transparency, the black marketing, all those middlemen, everything is getting cut in the scheme. Now, how much storage of grains needs to be actually kept at FCI level? Now, that's a very policy level thing, and that is a call that government will need to take. And this scheme, the way the scheme is being structured and the way the technology is being introduced in this scheme, that will also help in actually bringing in efficiency at the storage level. Okay. That probably we may not need to have that kind of requirement to store that kind of food grains, because the requirement may be much less than what is stored at current juncture. जी बिल्कुल। सुधांशु जी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना मोदी सरकार का एक बड़ा संकल्प रहा है। ये अगर इस विशेष योजना की बात करें तो बहुत वृहद और बहुत बड़ी योजना रही है। लक्ष्य बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है बाधाएं भी ज़्यादा बड़ी होंगी, लेकिन इतनी बड़ी योजना को चलाने के लिए, उसे पार पाने के लिए दृढ़ निश्चय की, एक कार्य योजना की और फिर कार्यान्वयन की ज़रूरत होगी। किस तरह का भविष्य आप आगे देखते हैं इस योजना का? कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी इस राष्ट्र की आत्मनिर्भरता में ये योजना? This is I would say it's a very major paradigm shift in the way things were earlier being looked at and were being worked upon. और ये जो नई स्कीम है, इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है, जिसकी वजह से ये संभव हो पा रहा है कि ये स्कीम बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट हो और सभी राज्य वो इसका फायदा देख रहे हैं। जैसा अभी दीपशिखा जी ने और रोहन जी ने कहा, रोशन जी ने, दो चीजें हो रही हैं। हम दो और विभागों के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारा जो डाटाबेस है वो बहुत ब्रॉड और बहुत बड़ा डाटाबेस है जी। उसमें जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जिसमें ओल्ड एज पेंशन है, विडो की पेंशन का प्रोग्राम है, उन सबको हम कोशिश कर रहे हैं इससे लिंक करके जो सूटेबिलिटी ऑफ बेनिफिशियरी है वो भी इंश्योर करें कि राइट बेनिफिशियरीज आर इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम। और दूसरा जो बहुत अहम पहलू होता है, जो भ्रष्टाचार की आपने बात की,
वो अगर सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट आप करते हैं तो उससे खुद ब खुद पूरा सिस्टम की जो डिलीवरी है वो ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है, डिलीवरी बढ़ती है और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें सब में ये जागरूकता भी आती है कि शायद हमें भी अपना रोल पॉजिटिवली प्ले करने की जरूरत है. सो वी आर एंगेजिंग विद ऑल स्टेक होल्डर्स who are involved in this entire chain, and therefore we are very confident that it is going to be a game changer, and it will then lead to convergence of a lot of other programs, because once you have this massive database which is verifiable, which is authenticated, then you can link it with various other programs and schemes, and you can deliver those services very efficiently and effectively to all these beneficiaries. जी. Okay, there is paucity of time, and we could have discussed this particular topic for a further very long period of time, but thank you to all the three guests who've taken time out this Sunday to join us for this program. Thank you to Roshan Lalji, thank you to Sudhanshu Pandey, and also to Deep Shikha for joining us in this program. Thank you. बिल्कुल, और जैसा कि सभी हमारे जो विशेषज्ञ थे उन्होंने ख़ास तौर पर ये कहा कि ये योजना हमें एक मील और आगे लेकर जाएगी, एक स्टेप और आगे लेकर जाएगी. हमें उम्मीद है कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाएगा और निश्चित तौर पर आने वाला जो दिन है वो इससे बेहतर होगा. तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही. हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.